हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। ये दोनों ही टर्म्स इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी से संबंधित हैं। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सरकारी नीति को व्यापारिक नीति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो सरकार की नीति होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति कहते हैं। दो प्रकार की पॉलिसी कोई भी कंट्री अडॉप्ट कर सकता है, फ्री ट्रेड की पॉलिसी और प्रोटेक्शन की पॉलिसी। प्रोटेक्शन को हिंदी में संरक्षण कहेंगे। फ्री ट्रेड से अभिप्राय है जिसमें एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स पर किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। और इसके विपरीत जो संरक्षणवाद की नीति होती है उसमें जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है सॉरी फॉरेन जो कंपटीशन है उससे। और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स की हेल्प ली जाती है। अब किस प्रकार की नीति अपनाई जाए इस पर इकोनॉमिस्ट में सहमति नहीं है। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो टोटली फ्री ट्रेड के फेवर में थे। और जो जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड मर्केंटलिस्ट थे, वो चाहते थे कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। मर्केंटलिज्म जो है विचारधारा, वो इस बात में बिलीव करते थे कि अधिक से अधिक एक्सपोर्ट किए जाएं और किसी भी कंट्री को ज़्यादा गोल्ड एकत्रित करके अपने देश की वेल्थ को इंक्रीज करना चाहिए। पहले हम बात करेंगे फ्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट की। हम दोनों ही फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन की पॉलिसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। इनमें से ज़्यादातर टर्म्स से आप फेमिलियर हैं, इन पॉइंट से फेमिलियर हैं, इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ में हर एक पॉइंट को डिस्कस करती चलूंगी। पहले फ्री ट्रेड को डिफाइन कर लेते हैं। फ्री ट्रेड इज दैट सिस्टम ऑफ कमर्शियल पॉलिसी, ट्रेड की वो पॉलिसी होती है विच ड्रॉज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कमोडिटीज, जिसमें घरेलू और विदेशी वस्तु में कोई अंतर नहीं महसूस किया जाता। देयरफॉर नीदर इम्पोजेस एडिशनल बर्डन्स, ना ही तो कोई अतिरिक्त भार डाला जाता है और ना ही कोई विशेष सुविधा दी जाती है। उसको जैसे डोमेस्टिक कंट्री में जो इंटरनल ट्रेड होता है वैसे ही कंसिडर किया जाता है। अब हम पहले बात करेंगे फेवर में क्या क्या पॉइंट्स हैं फ्री ट्रेड के। ये आप जानते हैं कि एडम स्मिथ, जे एस मिल, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो फ्री ट्रेड के फेवर में थे। फर्स्ट पॉइंट इसमें है मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। जब फ्री ट्रेड होता है तो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ये हम प्रूव कर चुके हैं कंपैरेटिव कोस्ट एडवांटेज की थ्योरी में। रिकार्डो की जो कंपैरेटिव कोस्ट एडवांटेज की थ्योरी है उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार अगर तुलनात्मक लाभ के अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसका उसी से रिलेटेड क्या है, जब हम तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो सभी संसाधनों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है और कम से कम लागत पर वस्तु को उत्पादित किया जाता है। म्यूचुअली बेनिफिशियल, इस प्रकार से जब ट्रेड होता है तो वो दोनों ही कंट्रीज के लिए या जो भी कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं उन सभी के लिए फायदेमंद रहता है। और क्योंकि उन सभी के लिए फायदेमंद रहता है तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसमें वृद्धि होती है। टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर, जो भौगोलिक श्रम विभाजन है, क्षेत्र के अनुसार, रीजन के अनुसार जो डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है वो अपनाया जाए, और स्पेशलाइजेशन जो विशिष्टीकरण का कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ वो उसको अपनाया जाए तो अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है कम से कम लागत पर। स्वतंत्र व्यापार के फलस्वरूप संसार के विभिन्न देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेंगे जिनमें उन्हें तुलनात्मक लाभ अधिकतम। एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, जब फ्री ट्रेड होता है तो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन हो जाता है प्रोड्यूसर्स में, और वो एफिशिएंटली वर्क करने के प्रयास करते हैं और
कुशल फर्में ही बाजार में टिक पाती हैं, कंपटीशन को फेस कर पाती हैं। जब कंपटीशन होता है तो एफिशिएंसी आती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होता है जब फ्री ट्रेड होता है, तो सभी संसार के देश, एक देश दूसरे देश से जुड़कर रहता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेंशंस, जब कंपटीशन करना है और कंपटीशन में बने रहना है तो बढ़िया से बढ़िया वस्तु बनाने की होड़ लग जाती है और उसको कम से कम लागत पर सभी उत्पादित करना चाहते हैं। तो नई टेक्निक्स की खोज होने लग जाती है। तो इन्वेंशंस किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वर्ल्ड वाइड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चेक ऑन मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, अगर व्यापार नहीं हो रहा तो किसी देश में मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी भी पाई जा सकती हैं, लेकिन जब फ्री ट्रेड होता है तो जो एक कंट्री के अंदर मोनोपोलिस्ट है उसको भी कंपटीशन का डर रहता है और वो भी अपनी पॉलिसीज, प्राइस से संबंधित पॉलिसीज सोच समझकर बनाता है। एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है क्योंकि कंज्यूमर्स को अच्छी से अच्छी वस्तु और कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है और वैरायटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर को उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वाइड मार्केट, जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार होता है तो मार्केट साइज एनलार्ज हो जाता है, और जब मार्केट साइज अधिक होता है, विस्तृत होता है, तो क्या होता है, उत्पादन का पैमाना भी बढ़ाया जाता है और जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो भी मिलने लग जाती हैं, उससे लागतें कम होती हैं। चीपर इंपोर्टेड गुड्स से सस्ती आयातित वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। सस्ती आयातित वस्तुओं के उपयोग से जीवन स्तर ऊंचा होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो मीडियम इनकम के लोग हैं या जो पुअर पीपल हैं उनको भी अगर कम दाम पर वस्तुएं मिल रही हैं तो वो भी उनका उपभोग करेंगे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अपग्रेड हो जाएगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जब बड़े स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, आउटपुट भी अधिक होगा और इनकम भी लोगों की अधिक होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से इनकम भी रिलेटेड होती है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, जब इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करना होता है तो इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और कम्युनिकेशन, किस प्रकार से कम्युनिकेट किया जा रहा है, किस प्रकार से वर्ल्ड लेवल पर मार्केट की खोज की जा रही है, संभावनाएं देखी जा रही हैं, तो उसके लिए दोनों ही इन सुविधाओं का होना बहुत आवश्यक है, ट्रांसपोर्टेशन की भी और कम्युनिकेशन की भी, संचार के साधनों का विकास होना आवश्यक कंडीशन हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उससे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का भी विकास होता है क्योंकि उनको पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी, आवश्यक कच्चे माल, तकनीकी जानकारी, इन सभी का आयात वो आसानी से कर सकते हैं और उसका उपयोग अपने विकास के लिए कर सकते हैं। अभी तक हमने जो पॉइंट्स देखे वो फेवर में थे कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, लेकिन जो विश्व मंदी आई 1929 से 33 में के दौरान, उसके बाद फ्री ट्रेड की पॉलिसी में बिलीव कम हो गया। और क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से फ्री ट्रेड पॉलिसी से डिसएडवांटेजेस मिलती हैं। फर्स्ट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन एंड लेसेस फेयर पॉलिसी, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो परफेक्ट कंपटीशन लेसेस फेयर पॉलिसी इनमें बिलीव करते थे, तो उसके साथ फ्री ट्रेड पॉसिबल था। लेकिन अभी के दौर में मोनोपोलिस्ट होते हैं, ओलिगोपोली होती है, कार्टल्स होते हैं, जो श्रम बाजार है वो भी अपूर्ण होता है, और बैरियर्स होते हैं कई प्रकार के, सीमा शुल्क होते हैं, तो उसकी वजह से हम फ्री ट्रेड अपना नहीं पाते हैं। जो प्रेजेंट की कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्लासिकल्स का व्यू था फ्री ट्रेड का वो फॉलो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। वन साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे क्या होता है कि केवल उन्हीं उद्योगों का विकास होता है जहां पर तुलनात्मक लाभ अधिक होते हैं, अन्य उद्योग विकसित नहीं हो पाते हैं, इससे एक पक्षीय विकास ही हो पाता है। अगर फ्री ट्रेड है तो बहुत से हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी कंट्री में बिना रोक टोक के
आ जाते हैं और लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी देश के हित में नहीं है। कट थ्रोट कंपटीशन, सभी वर्ल्ड लेवल पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है कि किस प्रकार वो ज़्यादा मार्केट शेयर प्राप्त करें। तो उसके लिए वो फेयर और अनफेयर किसी भी प्रकार की टैक्टिस अपनाते हैं। अब हमने फेवर में जो कहा था कि जो कंट्री के अंदर मोनोपोली है उसको फिर कंपटीशन फेस करना पड़ता अगर फ्री ट्रेड होता है तो। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर इस प्रकार की टेंडेंसी है, फ्रीली ट्रेड हो रहा है, तो वर्ल्ड लेवल पर मोनोपोलीज जनरेट हो जाती हैं। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इससे क्या होता है अगर फ्री ट्रेड हो रहा है तो कुछ जो वस्तुओं के लिए कंट्री दूसरे कंट्री पर टोटली डिपेंडेंट हो जाता है, वो भी किसी देश के हित में नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि ये देश अपने उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाएं, क्योंकि अगर विदेशी प्रतियोगिता इनको फेस करनी पड़ी तो ये उस कंडीशन में नहीं होते यहाँ के उद्योग धंधे कि वो वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन फेस कर पाए, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनानी पड़ती है। डंपिंग, कुछ विकसित जो देश होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही सस्ते दाम पर अपना जो सरप्लस है माल का वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में डंप कर देते हैं, एक तरीके से फ्लडेड कर देते हैं उस कंट्री को उस सस्ते सामान से। इससे क्या होता है, उस कंट्री के अपने उद्योग धंधे जो हैं वो चौपट हो जाते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी डेवलप हो जाते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम एकाधिकार की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है हर एक इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और वो फिर अनफेयर टैक्टिस अपनाकर अपना मार्केट शेयर अधिक रखना चाहते हैं और सरकारों की पॉलिसीज को भी वन प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने फ्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना कि क्या क्या उसके फेवर के पॉइंट्स हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन क्यों किया जाना चाहिए, उसके आर्ग्यूमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट, जो व्यापार की शर्तें हैं वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में कम होती हैं, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, अपने बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, आयातों पर किसी भी प्रकार से रोकथाम उन पर लगाई जाती है, चाहे वो टैरिफ बैरियर्स हो या नॉन टैरिफ बैरियर्स। इनको अभी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या टैरिफ बैरियर्स किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है बार्गेनिंग आर्गुमेंट, अगर प्रोटेक्शन की पॉलिसी कोई कंट्री अपनाता है तो उससे उस कंट्री की जो सौदेबाजी में सौदाबाजी करते समय जो उसकी स्थिति है वो बेहतर हो जाती है। अदरवाइज अगर फ्री ट्रेड करता है तो वो उसकी कंडीशन बार्गेनिंग करने की नहीं होती है। एंटी डंपिंग आर्ग्यूमेंट, इससे प्रोटेक्शन की हेल्प से डंपिंग से भी किसी देश को बचाया जा सकता है, अभी डंपिंग आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। डाइवर्सिफिकेशन आर्ग्यूमेंट, अगर किसी देश को संतुलित विकास करना है तो उसको सभी जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर प्रोडक्शन करना होगा, कृषि में भी उसको बेहतर करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी, सर्विसेज में भी। तो अगर संतुलित विकास करना है तो प्रोटेक्शन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, कई बार जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपसे पूछ लिया जाता है। यह तर्क 1790 में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने दिया था और फिर इसको लोकप्रिय बनाया फ्रेडरिक लिस्ट ने 1885 में। इस कॉन्सेप्ट के तहत ये कहा जाता है कि जो उद्योग किसी देश में स्टार्ट हुए हैं वो फॉरेन कंपटीशन को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन उद्योगों को, उन इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना होगा। और उनको वो भी हम देख सकते हैं कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर की हेल्प से
उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए भी, ताकि वो उद्योग प्रॉपर तरीके से विकसित हो पाए और फॉरेन कंपटीशन में आ पाए, इसलिए उनको कुछ सालों तक प्रोटेक्शन देना आवश्यक हो जाता है। लेकिन इसको कई इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि इस प्रकार से अगर प्रोटेक्शन देते हैं तो किस उद्योग को संरक्षण देना है, इसका डिसीजन आसानी से नहीं हो पाता। दूसरा, उद्योग को संरक्षण इस शर्त पर दिया जाता है कि कुछ वर्षों के बाद जब उद्योग प्रौढ़ता प्राप्त करेगा तथा विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के योग्य हो जाएगा तो इसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार किसी उद्योग को प्रोटेक्शन देने के बाद उसको वापस लेने का जो डिसीजन है वो आसानी से नहीं हो पाता। वो इंडस्ट्रियलिस्ट उस बात का विरोध करते हैं। एक बार उद्योग को संरक्षण प्राप्त होने के बाद उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं और वो सरकार को प्रोटेक्शन कंटिन्यू करने के लिए फोर्स करते रहते हैं। कुछ उद्योगपति जिन्हें संरक्षणता के कारण एकाधिकार लाभ प्राप्त होने लगते हैं तो वो चाहते हैं कि ये प्रोटेक्शन कंटिन्यू रहे। हैबरलर भी ये कहते हैं कि शिशु उद्योग के अंतर्गत संरक्षण अनिश्चित होता है, वेग, मडल्ड और डाउटफुल कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एक बार संरक्षण दे तो दिया जाता है लेकिन उसको वापस लेना कुछ सालों के बाद एक तरीके से कठिन हो जाता है। नेक्स्ट इज सोशली इम्पॉर्टेंट और की इंडस्ट्रीज। जो सोशली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनका किसी देश के अंदर ही विकास हो तो वो उस देश के संपूर्ण विकास के लिए बेहतर रहता है। जैसे कृषि है, आधारभूत उद्योग हैं, मशीनें हैं, भारी विद्युत सामग्री है। इस प्रकार के उद्योग किसी कंट्री में विकसित होने ही चाहिए। तो इनको प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट। जब इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स का भी प्रोडक्शन देश में होने लग जाता है, जो आयात के प्रतिस्थापन हैं उनका प्रोडक्शन भी कंट्री के अंदर होगा तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट, उससे क्या कर सकते हैं वो बैलेंस ऑफ, जैसे हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट किया तो ट्रेड भी उसी के अंदर आता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस में लाया जा सकता है। जो अल्प विकसित देश होते हैं वो आयात अधिक करते हैं, निर्यात कम करते हैं। तो अगर आयात के लिए वो प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनाएंगे, उसमें बैरियर्स लगाएंगे आयात करने पर, तो आयात कम होंगे और निर्यात अधिक किए जा सकते हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड स्थापित किया जा सकता है। हाई वेज डोमेस्टिक गुड आर्ग्यूमेंट, जिन वस्तुओं को, ध्यान से सुनिए, जिन वस्तुओं को देश में उत्पादित करने के लिए ऊंची मजदूरी देनी पड़ती है उन्हें निम्न मजदूरी आयातित वस्तुओं से बचाने के लिए आयात प्रशुल्क, जो इंपोर्ट टैरिफ हैं, वो लगाए जाते हैं। क्योंकि अगर उससे संबंधित जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी देश में अधिक है तो उनको कम मजदूरी वाले जो देश हैं वहाँ पर जो वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है तो इम्पोर्ट टैरिफ लगाने होते हैं। कीपिंग मनी एट होम आर्गुमेंट, ये एक आर्गुमेंट क्या है कि अगर अपने ही देश में वस्तुएं प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूम करेंगे तो लोगों को वस्तुएं भी प्राप्त होंगी एक ही देश के लोगों को, और उनको मुद्रा भी प्राप्त होगी। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड अगर अडॉप्ट किया जाएगा तो इंटरनेशनल ट्रेड का कोई फायदा ही नहीं रह जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई फायदा ही नहीं रहेगा अगर इस प्रकार से सभी कंट्री सोचने लगे तो। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग होम मार्केट आर्ग्यूमेंट। स्वदेशी जो बाजार है उसको विस्तृत करने के लिए प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। ये तो आप भली भांति जानते होंगे कि अगर होम मार्केट को एक्सपेंड करना है तो इंपोर्ट्स कम करने होंगे, उन पर रोकथाम लगानी पड़ेगी। इक्वल प्रोडक्शन कॉस्ट आर्ग्यूमेंट, अगर संरक्षण के इस तर्क के अनुसार घरेलू तथा विदेशी वस्तुओं की उत्पादन लागत समान हो जाती है, क्योंकि घरेलू लागतें अगर अधिक हैं तो इम्पोर्ट टैरिफ अगर लगा रहे हैं तो विदेशी जो वस्तुएं हैं उनकी भी लागत घरेलू वस्तुओं के समान हो जाती है। तो वो जो घरेलू उद्योग हैं वो compete कर पाएंगे।
सेल्फ सफिशिएंसी आर्ग्यूमेंट, आत्मनिर्भरता। अभी हमने भी कुछ समय पहले आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट जाना है। तो किसी भी देश को अगर आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो उसको अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा और दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। टू चेक द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरीज एंड हार्मफुल गुड्स, जो लग्जरीज हैं और हार्मफुल गुड्स हैं उनको रोकने का यही एकमात्र उपाय है। टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, अगर फॉरेनर्स को ये है कि वो यहाँ पर अपना माल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनके पास एक ऑप्शन क्या है कि वो उस कंट्री में जाकर वहाँ पर अपनी पूंजी का निवेश करके उद्योग स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सेविंग, अगर जो शान शौकत और दिखावे की वस्तुएं लोग नहीं खरीदेंगे तो सेविंग होंगी और सेविंग का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट में कर कर कोई भी देश प्रगति प्राप्त कर सकता है, ग्रोथ अटेन कर सकता है। अब ये इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट थे, इससे ऊपर हमने इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट डिस्कस किए। नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट क्या है फेवर में प्रोटेक्शन पॉलिसी की। डिफेंस आर्ग्यूमेंट, युद्ध के समय हम अगर किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट रहते हैं तो वो किसी देश के हित के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। प्रिजर्वेशन आर्ग्यूमेंट, किसी भी देश की संस्कृति और जो वहाँ की स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अगर प्रिजर्व करना है तो भी प्रोटेक्शन की पॉलिसी ठीक रहेगी। नेशनलिज्म आर्ग्यूमेंट, ये अभी हमने किया कि स्वदेशी की भावना को अगर जागृत करना है तो प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनानी होगी। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रोटेक्शन, अब जो चीजें हमने जो पॉइंट्स हमने फ्री ट्रेड के फेवर में किए थे वो आ जाएंगे अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रोटेक्शन। फर्स्ट है हिंड्रेंस इन मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। कंपैरेटिव कोस्ट एडवांटेज के बेसिस पे जो हम टोटल आउटपुट वर्ल्ड लेवल पर मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे थे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनाई जाती है तो। नेक्स्ट इज लॉस टू द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को हमने कहा था कि सबसे अधिक फायदा है उनको कम से कम दाम पर और अच्छी क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध हो जाती है, लेकिन अगर प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनाएंगे तो जो विदेशी वस्तुएं सस्ती थी ओरिजिनली वो भी उनको महंगी होकर मिलेंगी। अनइकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, उससे क्या है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा रिसोर्सेज का अगर कंपैरेटिव कोस्ट एडवांटेज की थ्योरी को अडॉप्ट नहीं किया जाता तो। नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट टू इनएफिशिएंट एंड वीक एंटरप्राइजेस, जो इनएफिशिएंट और वीक एंटरप्राइजेस हैं, जो अकुशल और दुर्बल उद्योग हैं, उनको भी अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती रही तो उसी प्रकार का ट्रेंड जनरेट हो जाता है और जो एफिशिएंट एंटरप्राइजेस हैं वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही प्रोटेक्शन से प्रभावित होता है। फॉल इन फॉरेन ट्रेड, उससे क्या होगा अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कम कर रहा है तो वो अपने एक्सपोर्ट्स भी कम कर पाएगा क्योंकि दूसरा कंट्री भी उसका उसी नीति के तहत काम करेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, इससे क्या होगा कि जिन लोगों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है जहाँ उससे एम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकती है। एक तो पॉइंट हमने किया कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जनरेट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लेकिन इससे क्या होगा अगर प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनाई जा रही है तो मोनोपोलिज्म डेवलप होगा और वो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इमोरलिटी और करप्शन, इमोरलिटी और करप्शन भी बढ़ेगा क्योंकि जिस उद्योगपति को संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो वो उसको कंटिन्यू करने के लिए किसी भी प्रकार से सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर किसी भी प्रकार से अपनी बात का दबाव वो सरकार पर बनाते हैं और अपने फेवर में पॉलिसीज बनवाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एनिमोसिटी, अंतर्राष्ट्रीय द्वेष, जो सद्भावना की हम बात कर रहे थे वो कब पॉसिबल है फ्री ट्रेड में, अदरवाइज क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से कंपटीशन बदले की भावना और द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इग्नोर्स द कंपैरेटिव कोस्ट, यहाँ पर जो हमने कंपटीशन की बात करी
करीब वो फेयर कंपटीशन ना हो के अनफेयर कंपटीशन की बात मैं कह रही हूँ। इग्नोर्स द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, ये जो प्रोटेक्शन की पॉलिसी है ये कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को इग्नोर कर रही है, जो कि सही नहीं है। कंपैरेटिव कॉस्ट के बेसिस पर अगर प्रोडक्शन होता है तो वर्ल्ड वाइड उसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, ये हम उस थ्योरी में डिटेल में कर चुके हैं। नो एनकरेजमेंट टू एफिशिएंट इंडस्ट्रीज, ये अभी मैंने बताया कि एफिशिएंट इंडस्ट्रीज को भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है अगर अकुशल उद्योगों को सरकार एक तरीके से प्रोटेक्शन देती रहती है, कंटिन्यू रखती है। तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, ये भी पॉइंट अभी मैंने बता दिया है कि अगर प्रोटेक्शन की पॉलिसी है तो उनको जो मोनोपोलिस्ट हैं उनको कंपटीशन का कोई डर नहीं रहता है और वो अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं। उपभोक्ताओं का शोषण भी होता है। लैक ऑफ फेयर कंपटीशन, फेयर कंपटीशन तो इससे हो ही नहीं पाता क्योंकि फेयर कंपटीशन फ्री ट्रेड में हो पाता है। प्रोटेक्शन इज वल्नरेबल ऑन ग्राउंड्स दैट इट interferes with interferes with the international specialization and hence prevents potential gains from trade from actually accruing to individual country। उससे क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जितने पोटेंशियल संभावित लाभ उस कंट्री को होने होते हैं उतने उस कंट्री को नहीं मिल पाते प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनाने की वजह से। अब प्रोटेक्शन के लिए टैरिफ बैरियर्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स, इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।